आज की हमारी पड़ताल दिल्ली सल्तनत के शुरुआती दौर यानी 1206 से 1320 ईस्वी के बारे में है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें एक नई सल्तनत की नींव, उसके शुरुआती शासकों और उनके सामने आने वाली लगभग नामुमकिन चुनौतियों की एक झलक देते हैं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक बिल्कुल नई सल्तनत को खड़ा करने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है, जब आपके पास ना ज़्यादा पैसा हो, न वफादार लोग और दुश्मन चारों तरफ हों। ऐसे में आप सत्ता कैसे बनाते हैं और कैसे बचाते हैं? दिल्ली सल्तनत के शुरुआती सुल्तानों की कहानी इसी सवाल का जवाब है। चलिए इसे खोल कर देखते हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ लड़ाइयों की कहानी नहीं है। ये कहानी है सत्ता के मनोविज्ञान की। कैसे सुल्तानों ने न सिर्फ मंगोलों जैसे बाहरी हमलों का सामना किया, बल्कि अपने ही सबसे शक्तिशाली सरदारों और स्थानीय भारतीय शासकों के साथ एक तरह से शतरंज का खेल खेला। ये शासन, अर्थव्यवस्था और महत्वाकांक्षा की कहानी है। तो कहानी शुरू होती है मामलुक सुल्तानों से, जिन्हें हम आम तौर पर गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। अब ये गुलाम शब्द सुनते ही थोड़ा अजीब लगता है। क्या इसका मतलब वाकई वही है जो हम समझते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये शब्द थोड़ा भ्रामक है। मामलुक का शाब्दिक अर्थ है किसी का खरीदा हुआ। ये वो तुर्की लोग थे जिन्हें बचपन में खरीदकर खास तौर पर सैनिक और प्रशासक बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। तो वे पारंपरिक गुलामों जैसे नहीं थे, बल्कि एक तरह के सैन्य अभिजात्य वर्ग थे। वे युद्ध और शासन कला में माहिर थे और अपनी काबिलियत के दम पर सबसे ऊंचे पदों तक पहुंच सकते थे, यहाँ तक कि सुल्तान भी बन सकते थे। अच्छा, तो ये एक तरह से मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स जैसे थे, जो अपनी वफादारी और काबिलियत से तरक्की करते थे। और इसी वंश के पहले शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। वो मोहम्मद गौरी के सेनापति थे। तो गौरी की मौत के बाद सल्तनत की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, मोहम्मद गौरी की मौत एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उसके साम्राज्य तक कोई सीधा वारिस नहीं था। उसके सबसे काबिल सेनापति अलग अलग इलाकों को संभाल रहे थे। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में थे। उस समय रिवाज ये था कि सत्ता का केंद्र मध्य एशिया यानी गजनी या गौर में होता। लेकिन ऐबक ने एक बहुत साहसी फैसला लिया। उसने वापस मध्य एशिया जाने के बजाय भारत में ही रहकर एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का फैसला किया। इसी एक फैसले से दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी। मतलब उसने सत्ता के पारंपरिक केंद्र से खुद को अलग कर लिया। ये तो बहुत बड़ा जोखिम रहा होगा, है ना? बहुत बड़ा। गजनी के शासक ने ऐबक के भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा करने की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रहा। ऐबक ने शुरुआत तो कर दी, लेकिन सल्तनत को असल में एक साम्राज्य का रूप दिया उसके दामाद इल्तुतमिश ने। उसने न सिर्फ सल्तनत को बचाया, बल्कि उसका विस्तार पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में सिंध तक कर दिया। उसने एक राजधानी बनाई, अपनी मुद्रा चलाई और एक प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। सही मायने में तो दिल्ली सल्तनत का असली संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। ठीक है, तो साम्राज्य की नींव पड़ चुकी है, उसका विस्तार भी हो गया है। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा था, एक नए साम्राज्य पर शासन करना फूलों की सेज नहीं थी। सुल्तान को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था? और यहाँ पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। आप इसे एक तीन तरफा युद्ध की तरह देख सकते हैं, जो सुल्तान को लगातार लड़ना पड़ रहा था। पहला मोर्चा था उसके अपने घर के अंदर। अपने घर के अंदर मतलब उसके अपने तुर्की सरदार। ये वही शक्तिशाली सेनापति थे जिन्होंने सल्तनत बनाने में मदद की थी। वे खुद को सुल्तान के बराबर का समझते थे, एक तरह से किंग मेकर। उन्हें लगता था कि सुल्तान उनकी वजह से गद्दी पर है और उन्हें खुश रखना सुल्तान का फर्ज है। सुल्तान उन्हें सैन्य और प्रशासनिक मदद के बदले अपने क्षेत्र का राजस्व तो देता था, जिसे इक्ता कहते थे, लेकिन जमीन का मालिकाना हक नहीं। इस वजह से ये सरदार हमेशा और ज्यादा ताकत और जमीन के लिए असंतुष्ट रहते थे। लेकिन एक मिनट, ये सरदार सुल्तान के अपने ही लोग थे ना? तो फिर वो इतना बड़ा खतरा क्यों थे? क्या ये सिर्फ पैसे या जमीन का मामला था या कुछ और भी था? ये ताकत का खेल था। वो सुल्तान को एक पहले बराबरी वाले यानी फर्स्ट अमंग इक्वल्स के तौर पर देखते थे, न कि एक परम शासक के तौर पर। उनकी वफादारी किसी व्यक्ति या पद के प्रति नहीं, बल्कि अपने कबीले और अपने फायदे के प्रति थी। कोई भी सुल्तान जो कमजोर नजर आता, ये सरदार उसे हटाने में एक पल भी नहीं सोचते। तो ये एक लगातार चलने वाला तनाव था। ठीक है, तो ये हुआ पहला मोर्चा। और दूसरा मोर्चा था उत्तर भारत के स्थानीय शासकों का, खासकर राजपूतों का। उन्हें हराया तो गया था, लेकिन उनकी शक्ति पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। कुछ की जमीनें छीन ली गईं, लेकिन कई शासकों को इस शर्त पर अपना राज्य वापस मिल गया था कि वे सुल्तान को सालाना नजराना देंगे
और जरूरत पड़ने पर अपनी सेना भी भेजेंगे। बिल्कुल, लेकिन वे हमेशा अपनी आज़ादी वापस पाने का मौका ढूंढते रहते थे। जैसे ही उन्हें लगता कि सल्तनत कमजोर पड़ रही है, वे विद्रोह कर देते थे। और तीसरा मोर्चा तो यकीनन मंगोल रहे होंगे। बिल्कुल, और ये कोई छोटा मोटा खतरा नहीं था। ये उस दौर का सबसे बड़ा, एक तरह से दुनिया खत्म कर देने वाला खतरा था। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने मध्य एशिया से लेकर रूस तक सब कुछ तहस नहस कर दिया था। वे सिंधु नदी तक पहुंच चुके थे और पंजाब पर लगातार हमले कर रहे थे। दिल्ली के दरवाजे पर खड़ी हो सकती है। इस खतरे ने सल्तनत की हर नीति को प्रभावित किया। तो इल्तुतमिश के बाद इन चुनौतियों से कौन निपटा? मैंने सुना है कि उसकी बेटी रजिया ने भी कुछ समय तक शासन किया था। हाँ, रजिया सुल्तान एक बहुत ही काबिल शासक थी, लेकिन उस दौर का समाज एक महिला को सुल्तान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उन्हीं तुर्की सरदारों ने, जिनका हमने जिक्र किया, उनके खिलाफ साजिशें की और उनका शासनकाल बहुत छोटा रहा। रजिया के बाद कुछ कमजोर शासक आए और सल्तनत में अराजकता फैल गई। और इसी अराजकता से एक ऐसा शख्स उभरा जिसने तय किया कि अब बहुत हुआ। उसका नाम था बलबन। वो एक मजबूत और लौह इच्छा शक्ति वाला शासक था। तो बलबन ने इस 3 तरफा युद्ध से कैसे निपटा? उसकी रणनीति क्या थी? बलबन समझ गया था कि इन सारी समस्याओं की जड़ एक ही है, सुल्तान के अधिकार की कमजोरी। इसलिए उसने सबसे पहले सुल्तान के पद की गरिमा और शक्ति को स्थापित करने पर ध्यान दिया। उसका मानना था कि सुल्तान ही सब कुछ है, उसकी ताकत पर कोई लगाम नहीं होनी चाहिए। वो मानता था कि सुल्तान ईश्वर की छाया, यानी जिल्ले इलाही है। ईश्वर की छाया, ये तो बहुत बड़ी बात है। उसने इस विचार को लागू कैसे किया? उसने प्रेरणा ली ईरान के महान सम्राटों से, अखेमेनिड्स और ससानियों से। उसने अपने दरबार को ईरानी अंदाज में सजाया, गंभीर और अनुशासित माहौल बनाया जहां किसी को हंसने की भी इजाजत नहीं थी। और फिर उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हिला कर रख दिया। उसने सिजदा और पायबोस की प्रथा शुरू की। सिजदा, इसका मतलब तो ईश्वर के सामने झुकना होता है। बिल्कुल। सिजदा का मतलब था दरबारियों को सुल्तान के सामने घुटने टेक कर जमीन को अपने माथे से छूना, और पायबोस का मतलब था सुल्तान के सिंहासन के कदम चूमना। ये सिर्फ एक धार्मिक परंपरा को तोड़ना नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक चाल थी। बलबन उन शक्तिशाली तुर्की सरदारों से, जो खुद को सुल्तान के बराबर समझते थे, कह रहा था, इस दरबार में मैं ही तुम्हारा खुदा हूं। वाह, उसने जानबूझकर सबसे पवित्र इस्लामी नियम को चुनौती दी, ताकि ये साफ हो जाए कि सुल्तान की सत्ता हर चीज से ऊपर है, धर्म से भी। इसका असर क्या हुआ होगा? रूढ़िवादी मुसलमान हैरान रह गए, क्योंकि इस्लामी मान्यता के अनुसार सभी इंसान बराबर हैं और सिजदा केवल ईश्वर के सामने किया जा सकता है। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो बलबन के सामने कुछ कह सके। उसने एक मिसाल कायम कर दी कि सुल्तान का हुक्म ही सबसे बड़ा कानून है। इसके अलावा उसने मंगोलों से निपटने के लिए सीमा पर किले बनवाए और स्थानीय विद्रोहों को बड़ी क्रूरता से कुचल दिया। उसने सल्तनत को स्थिरता तो दी, लेकिन एक लोहे की मुट्ठी से। तो बलबन ने सत्ता को एक लोहे की मुट्ठी में बंद तो कर दिया, लेकिन ऐसी तानाशाही अक्सर अपने बनाने वाले के साथ ही खत्म हो जाती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जैसे ही बलबन की पकड़ ढीली हुई और उसकी मौत हुई, सरदारों की महत्वाकांक्षा फिर जाग उठी। सल्तनत में फिर से उथल-पुथल मच गई और इसी उथल-पुथल से एक बिल्कुल नया वंश उभर कर आया, खिलजी, जिन्होंने 1290 में मामलुक वंश को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। और खिलजी वंश का नाम आते ही एक ही सुल्तान का चेहरा सामने आता है, अलाउद्दीन खिलजी। 1296 में वो सुल्तान बना। कहते हैं कि उसके सपने बलबन से भी कई गुना बड़े थे। सपने नहीं, आप कह सकते हैं कि उसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा ही नहीं थी। वो खुद को सिकंदर सानी यानी दूसरा सिकंदर कहता था, और ये सिर्फ एक उपाधि नहीं थी, वो सच में पूरी दुनिया जीतना चाहता था। लेकिन वो ये भी जानता था कि दुनिया जीतने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक विशाल अपराजय सेना और उसे बनाए रखने के लिए बेशुमार दौलत। तो एक सेना जो दुनिया जीत सके, उसे बनाने और चलाने का खर्च, ये तो कल्पना से भी परे है। उसने इस पैसे का इंतजाम कैसे किया? यहीं पर अलाउद्दीन की प्रतिभा नजर आती है। उसने समझा कि पुराने तरीकों से काम नहीं चलेंगे, उसे व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव करने होंगे। उसने 3 बड़े काम किए। पहला, राज्य की आमदनी को कई गुना बढ़ाना। दूसरा, खर्चों पर नियंत्रण करना। और तीसरा,
अपने साम्राज्य का विस्तार करके और दौलत इकट्ठा करना। चलिए पहले पॉइंट पर आते हैं, आमदनी कैसे बढ़ाई? उसने सबसे पहले गंगा यमुना के बीच के दोआब क्षेत्र पर ध्यान दिया। अच्छा। यानी गंगा और यमुना, इन दो नदियों के बीच की जो सोने जैसी उपजाऊ जमीन थी, जहां सबसे अमीर किसान और जमींदार रहते थे, उस पर उसने भूराजस्व यानी लैंड टैक्स को बढ़ाकर सीधे 50% कर दिया। 50%? हाँ, मतलब उपज का आधा हिस्सा सीधा सुल्तान के खजाने में। ये एक बहुत बड़ा और कठोर कदम था। आधा? ये तो बहुत ज्यादा है। और खर्चों पर नियंत्रण कैसे किया? ये उसका सबसे अनोखा सुधार था। उसने बाजार नियंत्रण नीति यानी मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लागू की। उसने दिल्ली में हर जरूरी चीज की कीमत तय कर दी। अनाज, कपड़े, घोड़े, गुलाम, सब कुछ। कोई भी व्यापारी तय कीमत से 1 पैसा भी ज्यादा नहीं ले सकता था। इसका मकसद ये था कि वो अपने सैनिकों को कम वेतन दे सके, लेकिन उस कम वेतन में भी वे आराम से अपना गुजारा कर सकें। अगर एक विशाल सेना को ज्यादा वेतन देना पड़ता तो खजाना कुछ ही महीनों में खाली हो जाता। ये तो एक तरह का मूल्य नियंत्रण था, जैसा आज की सरकारें करती हैं। लेकिन इसे लागू करना कितना मुश्किल रहा होगा? बहुत मुश्किल। इसके लिए उसने एक पूरा नया विभाग बनाया, जासूसों का जाल बिछाया और नियम तोड़ने वालों के लिए बहुत कठोर सजा रखी। कहते हैं कि जो व्यापारी वजन में हेराफेरी करता था, अलाउद्दीन हुक्म देता था कि उसके शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाए। बाप रे। इस डर से भ्रष्टाचार लगभग खत्म हो गया था। और इन सबके साथ साथ उसने एक और बड़ा प्रशासनिक सुधार किया था ना, जमीन की पैमाइश का। हाँ, और ये उस समय के हिसाब से एक इनकलाब था। आप इसे उस जमाने का डेटा ड्रिवन गवर्नेंस कह सकते हैं। उससे पहले टैक्स अंदाजे पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने खेती के तहत आने वाली सारी जमीन को नपवाने का आदेश दिया और उसी माप के आधार पर राजस्व तय किया। वो जानना चाहता था कि खजाने में कितना पैसा आना चाहिए बनाम कितना आ रहा है। इससे बीच के दलालों और भ्रष्ट अधिकारियों की चोरी भी पकड़ी गई। तो अब अलाउद्दीन के पास पैसा भी था और एक बड़ी अनुशासित सेना भी। अब उसकी नजरें कहाँ गई? गुजरात, मालवा और राजस्थान के मजबूत किलों जैसे रणथंभौर और चित्तौड़ पर कब्जा किया। लेकिन उसका सबसे बड़ा कारनामा था दक्षिण भारत की विजय। दक्षिण भारत दिल्ली से तो बहुत दूर है। उसका मकसद क्या था? सिर्फ कब्जा करना? उसका मुख्य मकसद था वहां के मंदिरों और राजाओं के पास जमा सदियों की दौलत को लूटना। इसके लिए उसने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति मलिक काफूर को एक विशाल सेना के साथ दक्षिण की ओर भेजा। मलिक काफूर खुद एक गुलाम था जो अपनी काबिलियत से सेनापति बना था। और ये अभियान कितना सफल रहा? ये कल्पना से भी ज्यादा सफल रहा। मलिक काफूर ने एक के बाद एक दक्षिण के बड़े राज्यों को हराया। देवगिरी के यादव, वरंगल के काकतिया और द्वारा समुद्र के होयसल। उसने इन राज्यों से भारी मात्रा में सोना, हीरे और जवाहरात इकट्ठे किए। उसकी सेना दक्षिण में मदुरै शहर तक पहुंच गई। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। इससे पहले उत्तर भारत की कोई भी सेना इतनी दूर दक्षिण तक नहीं पहुंच पाई थी। तो इसका मतलब क्या है? क्या अलाउद्दीन का साम्राज्य मौर्य सम्राट अशोक जितना बड़ा हो गया था? कुछ समय के लिए नक्शे पर उसका साम्राज्य लगभग अशोक के साम्राज्य जितना बड़ा जरूर दिखा, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर है। अशोक का नियंत्रण सीधा और प्रशासनिक था। अलाउद्दीन ने दक्कन और दक्षिण भारत पर सीधा शासन नहीं किया। उसने वहां के राजाओं को हराया, उनसे बेशुमार दौलत ली और फिर उन्हें इस शर्त पर अपना सिंहासन वापस दे दिया कि वे हर साल दिल्ली को नजराना भेजते रहेंगे और उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे। यह एक तरह का अप्रत्यक्ष नियंत्रण था जिसका मुख्य उद्देश्य धन की निकासी था। तो आज हमने देखा कि कैसे दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई, जो अपने आप में एक जोखिम भरा काम था, और फिर कैसे बलबन और अलाउद्दीन खिलजी जैसे सुल्तानों ने इसे एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। उन्होंने सिर्फ बाहरी दुश्मनों से ही नहीं लड़ा, बल्कि सल्तनत को अंदर से मजबूत करने के लिए बेहद कड़े और कभी-कभी क्रूर प्रशासनिक और आर्थिक कदम भी उठाए। बिल्कुल। अलाउद्दीन के बाद खिलजी वंश का अंत हो गया और तुगलक वंश सत्ता में आया। लेकिन इन शुरुआती सुल्तानों, खासकर इल्तुतमिश, बलबन और अलाउद्दीन द्वारा स्थापित की गई सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था ने आने वाले समय के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर दिया था। उन्होंने एक ऐसी केंद्रीकृत सत्ता की नींव रखी जो आने वाली कई सदियों तक भारतीय राजनीति का केंद्र बनी रही। और जाते जाते एक विचार,
हमने आज सुल्तानों की भव्य योजनाओं, उनकी रणनीतियों और उनकी जीतों की बात की। लेकिन उस आम किसान या कारीगर का जीवन कैसा रहा होगा, जिसकी जमीन को पहली बार नापा गया या जिसे बताया गया कि आज से तुम्हें अपनी बनाई हर चीज इसी तय कीमत पर बेचनी होगी? क्या उसकी जिंदगी बेहतर हुई या और मुश्किल? ये सोचने का एक दिलचस्प पहलू है।